हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं लोकेश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द सिविक्स रूम में, जहां पर मैं आपको नागरिक शास्त्र का एनसीईआरटी कक्षा 11 का फ़िलहाल इस सीरीज़ में अध्ययन करा रहा हूं। और अभी तक हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को देखते हुए अध्ययन किया है और आगे भी हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग कक्षा 11 में जो दो पुस्तकें हैं आपकी, उसकी पहली पुस्तक जिसको हमने शुरुआत की है संविधान से। संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, इस किताब से हमने शुरुआत की है, जिसके हमने चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, चैप्टर नंबर 2 संविधान में अधिकार, जहाँ पर हमने मौलिक अधिकार और उसके साथ साथ दो चीज़ें और, फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ हमने डीपीएसपी और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीन चीज़ों का अध्ययन हम कर चुके हैं। और उसी क्रम में अगली जो हमारी वीडियो रहेगी वह अध्याय 3, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, अध्याय 3, जिसमें हम देखेंगे चुनाव, जिसे हम बोलते हैं इलेक्शंस, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, ये क्या होता है। तो यह है हमारा खाका, एक ड्राफ्ट जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब इसके अध्ययन के लिए हम मान के चलो लगभग 4 से 5 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो 4-5 वीडियो आपको देखनी होंगी, उसके बाद ही आप इस चैप्टर में अपनी समझ विकसित कर चुके होंगे और आप भारत के चुनाव के जितने भी प्रक्रिया है, जितने भी पदों का चयन होना होता है, चुनाव होना होता है, जिस भी तरीके से होना होता है, उसकी आप बेसिक से क्रिटिकल तक, ठीक है, क्लिष्ट से क्लिष्ट चीज़ें भी आप सीख चुके होंगे। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ विधानसभा, इन सभी के चुनाव किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हम बहुमत मिलता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है, एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। जब भी चुनाव होता है, पूरा देश या जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं उस प्रदेश में पूरी की पूरी मशीनरी चुनाव कराने में लग जाती है। पुलिस बल के साथ साथ कभी कभी सीआरपीएफ है या अन्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी होती है जहाँ संवेदनशील क्षेत्र होता है, और निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है। कई एक विभागों के लोगों की ड्यूटियां लगती हैं और आपके घरों में, घरों के आसपास के जिन जगहों पर बूथ बनाए जाते हैं वहाँ पर चुनाव होते हैं और आपसे अपील की जाती है कि आप चुनाव कराइए, वोट डालिए जाके। तो ऐसे में पूरा देश चुनावमयी हो जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यही है। याद रखिए, कोई भी धार्मिक त्यौहार इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह है। बताते हैं क्यों। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, भूमिका मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसमें आप मुझसे मेरा हक ये नहीं छीन सकते कि नहीं आप डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाइए, क्वेश्चन आंसर कराइए, नहीं, क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप समझ विकसित कीजिए। तो उसमें लिखा है कि आपने कभी शतरंज खेला है। ये तो बस एक उदाहरण के तौर पर है, जिसका मानना यह है कि कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, उसमें एक नियम होते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। क्रिकेट के खेल में यदि एम्पायर ना हो तो क्या होगा। जो शतरंज है उसमें जो घोड़ा होता है वो 1 कदम, 2 कदम और 2.5 कदम ऐसा चलता है, वो ये ना चल करके केवल 2 ही कदम चले तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे में
यदि उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। भाई एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, ओवर में 6 गेंदें होती हैं क्रिकेट में, अगर 7 हो जाएं तो क्या होगा। ठीक, इन सब से इतर क्या है कि प्रत्येक खेल के लिए एक निष्पक्ष एम्पायर होना चाहिए, ताकि जो डिसीजंस हो, निर्णय हो, वो तटस्थ हो सकें। कोई भी एम्पायर ऐसा नहीं हो कि जो पक्षपाती हो। मान के चलिए भारत का, इंडिया का और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, उसमें एम्पायर इंग्लैंड का व्यक्ति बना दिया जाए। अब वह व्यक्ति अपने आप को निष्पक्ष नहीं रख पाएगा। ठीक, ऐसे में यदि कोई एक क्रिटिकल डिसीजन ऐसा आया जहां पता चला कि एक डाउट है, और उस डाउट में अगर एम्पायर ने डिसीजन इसके फेवर में दे दिया तो इसकी तरफ मैच चला जाएगा, इसके फेवर में दे दिया तो इसकी तरफ मैच चला जाएगा, डाउट का मामला है। तब ऐसे में इंग्लैंड का एम्पायर किस तरफ डिसीजन देगा? ऑब्वियसली इंग्लैंड की तरफ। तब ऐसे में प्रयास किया जाता है, एक तटस्थ एम्पायर होगा जो ना भारत का होगा ना इंग्लैंड का होगा। वो प्रयास क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये बना देंगे साउथ अफ्रीका का कोई व्यक्ति। ठीक, अब इसके निर्णय इसको भी स्वीकार होंगे, इसको भी, बस पक्षपात की बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें, तो खेल में नियम भी हों और नियमों को मान्य भी किया जाए कि उस दोनों पक्षों के लोग उसको मान लें, अर्थात एम्पायर के बारे में सहमति हो। ठीक, वही हम देखते हैं अपनी डेमोक्रेसी में। वो क्या होता है, लिखा है जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है, सेम ही चुनाव होते हैं। तो चुनाव संपन्न कराने के लिए भिन्न भिन्न नियम होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए थे। चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए। मशीनरी बोलते हैं कि पूरी की पूरी एक सिस्टम चाहिए कि कौन वोट बनाएगा, कौन बूथ पर पीठासीन होगा, कौन P1 होगा, कौन P2 होगा, कौन P3 होगा, अर्धसैनिक बल होंगे, पुलिस होगी, एजेंट्स होंगे, उसके बाद फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट होंगे, सब कुछ खूब एक बड़ी मशीन तंत्र होता है, तब कहीं जाके चुनाव होता है। ठीक है, ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा। ठीक है, इन्हें हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। ठीक, अतः चुनाव के बारे में मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देशों के संविधान में लिख दिया जाता है। हम ये नहीं करते कि सरकार तो जब चुनाव कराएगी तब देखेगी किस किस को क्या बनाना है, नहीं, संविधान में ही लिख दिया गया है कि चुनाव कौन कराएगा, कैसे होंगे, सब कुछ, क्योंकि चुनाव सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब बताते हैं कि चुनाव की बात हम इतना क्यों करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि हम चुनाव ही क्यों करेंगे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब बताते हैं। बात है, जब हम देखते हैं पुराने समयों में झांक कर, जब हम बात करते थे राजतंत्र की। ठीक, राजतंत्र की, एक राजा होगा, उसकी प्रजा होगी। अब प्रजा ये है राजा, उसके नीचे है कौन, प्रजा, उसकी प्रजा। अब प्रजा के बारे में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, राजा के पास। प्रजा को चाहिए कि इस गली में न लगना चाहिए, राजा को नहीं लगता, ये लोग परेशान है, पानी की दिक्कत है, राजा को पता ही नहीं है। क्या राजा डिसीजन लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, उसे पता ही नहीं है। पता किनको है? प्रजा को। तो राजा जो भी डिसाइड करेगा प्रजा को मानना पड़ेगा। प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं है कि राजा को बदल दे, कि राजा उसकी इच्छा का नहीं है। जैसे आप इतिहास में एक व्यक्ति देखते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, एक ऐसा राजा था, इतिहास इसका आकलन करेगा कि वो कैसा राजा था, लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के डिसीजंस प्रजा को पसंद नहीं आए। इनके मरने के बाद इनके एक लेखक हैं, वो कहते हैं कि जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिली, जब ये एक्सपायर हो जाता है तब। इसने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जिसमें जनता को नाहक परेशान होना पड़ा फालतू में। डिसीजंस क्या थे, किस नियत से लिए गए थे, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस डिसीजंस में जनता परेशान हुई। अब जनता तो चाह नहीं सकती, मतलब जनता तो कर नहीं सकती, चाह जरूर सकती है कि उसको बदल दें, लेकिन जनता उसको बदल नहीं सकती। अब ऐसे में राजा और प्रजा के जो बीच की स्थिति है
वो मालिक और दास वाली स्थिति है। इसमें प्रजा केवल और केवल दास बन के रहती है, राजा उसका मालिक है। ऐसे में प्रजा अपने बारे में अपने हितों को कैसे साधेगी? तब इस राजतंत्र की प्रणाली को खत्म करके, राजशाही को खत्म करके, इस प्रजा ने एक पॉलिटिकल सिस्टम खोजा। उस पॉलिटिकल सिस्टम का नाम था लोकतंत्र। इसमें क्या है, लोकतंत्र में जो आम जनता होगी, जो लोग होंगे, वे ही राजा बनेंगे, अर्थात अपना डिसीजन वो खुद लेंगे। यहाँ पर कोई और कहीं और का राजा नहीं आएगा। ठीक, ये लोग खुद अपना शासक, खुद अपने बारे में डिसीजन लेंगे। अब मान के चलिए बहुत बड़ा देश है, ठीक, अब लोकतंत्र है, उसमें ये लोग राजा की हटा चुके हैं, राजा का पद नहीं रहा है, अब सब कुछ अपने बारे में डिसाइड करेंगे। हैंडपंप कहाँ लगना है, कौन सी सड़क बननी है, क्या है, ये अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, इनको डिसाइड करना है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी एक साथ डिसीजन कैसे लेगी? तब ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने क्षेत्र से अपना एक व्यक्ति इस कार्य के लिए लगा देंगे, ये हमारी इच्छा का होगा, हम इसको चुनकर भेजेंगे। जैसे बच्चों, आपकी क्लास में मॉनिटर होता है, ठीक, आप अपनी इच्छा से अपना मॉनिटर चुनते हो, और उसका कार्य क्या होता है कि आपकी बात को ऊपर तक ले जाना। मान के चलो कमरे में पंखा नहीं है, या कमरे में टीचर टाइम पर नहीं आ रहे हैं, या मान के चलो सिलेबस समय पर नहीं हो पा रहा है, कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है, तो अपनी बात को आप ऊपर तक सारे बच्चे तो पहुंचा नहीं सकते, तब वह मॉनिटर उस बात को ऊपर तक पहुंचाता है। या किसी को कोई समस्या है, किसी बच्चे को छुट्टी चाहिए होगी, बच्चा नहीं कह पा रहा है, तो मॉनिटर के पास जाएगा, मॉनिटर उसकी बात को ऊपर तक पहुंचाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये सभी लोग डिसाइड करेंगे कि आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाइए, हम आपको अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, डेलीगेट्स के रूप में भेज रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रिकेट की टीम में जो 11 खिलाड़ी होते हैं, और हम क्या बोलते हैं, इंडिया खेल रही है, क्या इंडिया के 140 करोड़ लोग खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल 11 लोग खेल रहे हैं। वो 11 के 11 पूरी की पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने आप के क्षेत्रों को हमने क्या किया, कुछ ग्रुप्स में बांट लिया, और हर ग्रुप से एक व्यक्ति हमने चुन लिया। अब वो सारे व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के बारे में डिसीजंस लेंगे जाके, और ये लोग अब एक नई संस्था का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा विधि बनाने वाली संस्था, विधायिका। क्लियर हुआ? जो काम पहले अब राजा करता था, अब वो काम कौन करेगा? विधायिका। तो विधायिका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता की ही संस्था है, और यदि इस विधायिका ने आम जनता के हित में कार्य नहीं किए, तो आम जनता इस विधायिका को खत्म करके नई विधायिका चुन सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अब जनता ही अपना निर्णय ले रही है, जनता के पास ही अंतिम शक्ति है, और ये जो प्रतिनिधि चुनने की जो प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं हम चुनाव। इसलिए बोला गया है कि चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र बना ही इसलिए कि हमारे पास चयन की स्वतंत्रता है, हमारे पास स्वतंत्रता है चयन की। और चुनाव के लिए क्या जरूरी है? अपना प्रतिनिधित्व। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि एक बड़ा सा एक परिवार है, ठीक, उसमें कई सारे लोग रहते हैं, और ऐसे में कहीं उनकी रिश्तेदारी में कहीं एक शादी है, सब लोग नहीं जा सकते, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने घर के मुखिया को उस रिश्तेदारी में भेज देते हैं, और बोलते हैं कि आप अपना व्यवहार देकर आइए, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, और ये माना जाएगा कि वह घर पूरा आया था। ठीक, चाहे वो घर का मुखिया हो या घर का कोई और व्यक्ति हो, तो वह जो एक व्यक्ति गया है वो पूरे के पूरे परिवार का प्रतिनिधि है। ठीक उसी प्रकार जैसे पूरे के पूरे वार्ड का, पूरे के पूरे जिले का, या पूरी विधानसभा का एक व्यक्ति जो पूरी विधानसभा चुनकर जिसको भेजती है, वो वहीं का जो विधायक है, वो वहां का प्रतिनिधि है। क्लियर?
तो दोनों आपको जो शब्द होंगे इससे आप परिचित हो चुके होंगे कि चुनाव और प्रतिनिधित्व तो क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें लिखा है कि हम संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे इस पूरे चैप्टर में। हम पहले ये देखेंगे कि चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, बता चुका हूं मैं आपको। अब कि भारत में चुनाव कैसे होता है, संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है चुनाव के बारे में, चुनाव के लिए कौन सी मशीनरी है, ठीक, और उसके प्रावधान क्या क्या दिए हुए हैं जो कभी बदल नहीं सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स में बातें लिखी हुई हैं। चुनाव की विभिन्न विधियां, क्योंकि कई प्रकार के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, लोकसभा का होगा अलग, विधानसभा का अलग होगा, राज्यसभा का अलग होगा। ये कुछ सामान्य प्रकार के चुनाव, और इन सब की प्रक्रिया अलग अलग है जिसके संविधान में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। लिखा है अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व। स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ये जो ऊपर व्यक्ति भेज रहे हैं चुनकर, ये जो पूरी प्रक्रिया है यह कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी या कोई एक व्यक्ति इस प्रक्रिया में धांधली करके निर्णयों को बदल सके, वह पक्षपाती होकर आगे अपने प्रतिनिधियों को भेज दे और सत्ता में हमेशा बना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष। जब भी चुनाव की बातें हों, आप हमेशा अपने आप को क्लास के मॉनिटर के रूप में देखो। मॉनिटर कैसा होना चाहिए, कैसे उसका चुनाव होना चाहिए? क्या स्वतंत्र हो, या फिर क्लास टीचर किसी व्यक्ति को उठा के, किसी भी लड़की को उठा के मॉनिटर बना दें? क्या इस बात से आप संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तब ऐसे में आप चाहते हैं कि मॉनिटर आपका व्यक्ति बन जाए, तो आप चुनाव में खड़े होइए या अपने व्यक्ति को खड़ा कीजिए और उसको वोट डालिए। चुनाव में कुछ कमियां हैं अभी भी भारत में, तो उसमें सुधार कैसे कैसे हो सकते हैं उस पर हम बहस देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो विधियां, विशेषताएं, चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष कैसे होंगे उसका महत्व, और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस। ये सारी चीज़ों में हम कवर कर लेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। अब बात करते हैं चुनाव और लोकतंत्र। लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? ये पूरी जो मैंने राम कथा अभी सुनाई थी ऊपर वाली, ये इसलिए जरूरी है। यही लिखा हुआ है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र की आधारशिला ही चुनाव पर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति तो नहीं डिसीजन ले सकता है, हर व्यक्ति तो नहीं विधायिका में जा सकता है। ये जो पूरा का पूरा देश है उसमें सारा खेल यही तो, डिसीजन कौन लेगा? पहले राजा लेता था, राजतंत्र में राजा लेता था, साम्यवादी शासनों में एक पार्टी लेती थी, तानाशाही में एक तानाशाही शासक लेता था, कुलीन वर्ग में कुछ कुलीन लेते थे। इन सबसे परेशान होके आम लोगों ने जो डिसाइड किया वो क्या किया कि हम ही लेंगे अपने बारे में डिसीजन। तो ऐसा सिस्टम जो लोगों का होगा वही तो लोकतंत्र है, ठीक। अब सभी सभी लोग मिलकर डिसीजंस लेंगे, जो कि संभव नहीं है। होना चाहिए लेकिन सभी लोग एक साथ, क्योंकि सबको अपने अपने काम, इंजीनियर अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना काम करेगा, ठीक। तो ऐसे में जो लोग डिसीजंस केवल और केवल डिसीजंस ही लेंगे, उनको अलग से बोल दिया जाता है कि आपका काम ये है और हम आपको चुनकर भेज रहे हैं, ठीक। क्योंकि हम तो पूरी की पूरी 140 करोड़ लोग नहीं संसद में बैठ सकते हैं जो विधि बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि अपने अपने समाज के, अपने अपने राज्यों के लोगों को भेज दिया जाएगा कि आप हमारे बारे में काम कीजिए जाके, और आपको सैलरी हम देते रहेंगे। जनता के पैसे से, आप टैक्स से आप सैलरी लेंगे और आप अपने लिए काम कर। यही तो राजनेता होते हैं, यही नेता लोग होते हैं कि जिनको हम लोग भेजते हैं कहाँ पर? ऊपर संसद में, विधायिका में, ठीक। और उनको भेजने का जो तरीका है वही तो चुनाव है। तो क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता।
तब हो सकता है जब एक छोटे सा क्षेत्र है और उसमें 4-5-8 लोग रहते हैं, वही अपना डिसीजन लेंगे, तो यहाँ चुनाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुनिया कोई भी देश इतना छोटा नहीं है कि बिना चुनाव के रह सके। तो ऐसे में चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? हो जाते हैं। कभी-कभी कुछ देश ऐसे होते हैं जो लोकतांत्रिक नहीं होते फिर भी चुनाव कराते हैं। उसका कारण क्या है कि वो चुनाव इस तरीके से कराते हैं कि अपने आप को ना लोकतांत्रिक साबित करना होता है पूरी दुनिया में कि हम बहुत लोकतांत्रिक हैं। लेकिन चुनाव को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि वही जीते। तो अभी स्वतंत्र निष्पक्ष कहाँ रह गया? आपके यहाँ एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक ही पार्टी चुनाव खड़ी हुई है, व्यक्ति के पास कोई विकल्प ही नहीं है, देना उसी पार्टी को है वोट। वोट भी खुला मतदान है, पता चल जाए किसने किसको वोट दिया, और पता चल गया कि इसने मेरे खिलाफ वोट किया था या इसने इस पार्टी के खिलाफ वोट किया था, तब ऐसे में होगा क्या? उसको उसको दंड मिल सकता है, उसको कुछ परेशानी हो सकती है। तो कुछ लोग या कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए चुनाव कराते हैं। तो हो तो सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते हैं। ठीक। तो पहला प्रश्न क्या था? वही है कि क्या लोकतंत्र कायम रह सकता है बिना चुनाव के? तो सब कुछ इसमें यही लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। वही मैंने बताया, सारे 140 करोड़ लोग डायरेक्ट निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपने अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जब भी हम भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं कि जहां जहां चुनाव है इसका मतलब लोकतंत्र है। हम प्रायः प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी होती है? जिसमें सभी व्यक्ति अपने बारे में डिसीजंस खुद लेते हैं, वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि वो लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि उनके बारे में डिसीजन लेता है। ठीक है? ये देखिए, इतना बड़ा देश है, तो ये लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं छोटे से, ये डिसीजन लेते हैं इनके बारे में। तो ये कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। ठीक है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे भाग लेते हैं, जो कि अब ऐसा संभव ही नहीं है। प्राचीन यूनान के नगर राज्य में था ऐसा मामला। ठीक है? यूनान में, प्राचीन यूनान में 300-400 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ठीक? ये उदाहरण थे। लेकिन आज के समय कैसा हो गया है? ये अब रह नहीं गया। हाँ, एक एग्जाम्पल देख सकते हो। कहाँ पर? पंचायती राज में, गाँव में जो भी छात्र गाँव से बिलोंग करते हों, पंचायती राज संस्थाओं में जो प्रधानी का इलेक्शन होता है, और प्रधानी के इलेक्शन के बाद उसमें, ये तो खैर चुनाव की बात है प्रधान चुनना, लेकिन उसमें जो ग्राम सभा होती है, जैसे केंद्र के स्तर पर लोकसभा होगी, राज्य के स्तर पर विधानसभा, गांव के स्तर पर ग्राम सभा होती है। और उस ग्राम सभा का काम क्या होता है? डिसीजन लेना। जैसे विधानसभा का काम होता है, जैसे लोकसभा का काम होता है। लोकसभा केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर विधानसभा, और गांव के स्तर पर ग्राम सभा। लोकसभा के लिए चुनाव होता है, विधानसभा के लिए चुनाव होता है, ग्राम सभा के लिए चुनाव नहीं होता है। कारण क्या है? और जबकि तीनों का काम एक ही है, डिसाइड करना, डिसीजन लेना। तो ग्राम सभा में कौन लोग होंगे? पूरे गांव के 18 प्लस के लोग, जिनके वोट बने हुए हैं। ठीक है? जिनका पहचान पत्र बना हुआ है, उनकी नामावली में नाम है, इस सभी के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और पूरी गांव में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये डिसाइड कौन करती है? ग्राम सभा। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता, प्रधान ही डिसाइड कर लेता है, लेकिन व्यवहारिक सैद्धांतिक रूप से ग्राम सभा ही डिसाइड करती है। तो कहीं ना कहीं डिसीजंस पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं। तो यह भी एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का या प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का एक निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब डिसाइड करने वाले लाखों लोग होते हैं, तब तो भाई सभी लोग डिसीजन नहीं ले सकते इकट्ठा बैठ के, इतना टाइम ही नहीं है, ना इतनी संभव है। इसलिए जनता काम कैसे चलाती है? प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक? ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट जो आपने इस टॉपिक में देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तब ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वही जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कौन? प्रतिनिधि।
ये पूरा देश बहुत बड़ा है और ये अपने अपने क्षेत्र से एक एक व्यक्ति चुन के एक छोटी सी एक संस्था बनाते हैं जो केंद्र के स्तर पर विधायिका या संसद के नाम से जानी जाती है। राज्य के स्तर पर हम इसको विधानमंडल कह देते हैं, ठीक है। और यही लोग शासन और प्रशासन चलाते हैं, ठीक है। और इन प्रतिनिधियों को जिस तरीके से चुना जाता है, उसको जिस विधि से चुना जाता है, उसे हम निर्वाचन या फिर चुनाव कहते हैं, ठीक। तो अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, प्रशासन चलाने में नागरिकों की भूमिका सीमित है। अब भूमिका किसकी आ गई है? इन प्रतिनिधियों की, ठीक। वह नीति निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। किताब पढ़ना सीखना आना चाहिए, एक एक शब्द, एक एक लाइन। एनसीईआरटी कठिन है, शब्द इसमें थोड़े से क्लिष्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ने की प्रयास करेंगे, किताब सामने रख के और वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर होगा। लिखा है कि जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्याख्या नहीं है, व्यवस्था होना चाहिए, ठीक। यह इसमें गलती हो गई है। जिस व्यवस्था में सभी निर्णय प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, तब ऐसे में प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण। सारे डिसीजन कौन ले रहा है? प्रतिनिधि। और प्रतिनिधियों को चुनने का जो तरीका होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वोट देने जाएं और पता चले कि आपने वोट किसी और को दिया, लेकिन सारे के सारे वोट किसी एक पार्टी को चले गए। ये नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा जो प्रश्न था कि क्या चुनाव गैर लोकतांत्रिक देशों में भी हो सकते हैं? तो होते हैं। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश हैं जिनके जो शासक होते हैं उनको शो ऑफ करना होता है कि वो भी लोकतांत्रिक हैं, लेकिन होते नहीं है वो, ठीक है। तो खासकर ऐसा कब कहाँ होता है? ऐसा रूस में होता है, ऐसा चीन में होता है, ठीक है। ये साम्यवादी देश हैं, ये एक ही पार्टी है यहाँ पर, बस चुनाव कराते हैं नाम मात्र को, ताकि कहने के लिए कि हम देखो चुन कर आए हैं, जनता हमको पसंद करती है, ठीक है। अब इस बिंदु पर संविधान इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या बोला? हर चीज संविधान से रिलेटेड है कि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है। संविधान में चुनाव के लिए नियम बना दिए गए, ठीक है। और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। विधायिका अगर चाहे तो समय समय पर कुछ और नियम कानून भी इसमें जोड़ सकती है। मोटे मोटे नियम संविधान में लिख दिए गए हैं। अब ये क्या है, क्या क्या काम होते हैं, मूलभूत नियम कौन कौन से हैं? मत कौन देगा, मत देने के लिए योग्य कौन है, वोट किसका हो सकता है, कौन चुनाव लड़ेगा, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, तरीका क्या होगा, मतगणना कैसे होगी कि भाई जो वोट पड़ चुके हैं उनकी गणना कैसे होगी, और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है? संविधान में, या फिर विधायिका नियम और कानून बना के काम कर सकती है, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रश्न है ये उन्नी मुन्नी वाला, कि इन नियमों को संविधान में लिखने की जरूरत क्या है? इन्हें संसद क्यों नहीं तय करती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नियम चुनाव से पहले सभी दल मिलकर तय करें? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आज आज एक पार्टी, मान लो XYZ नाम एक पार्टी है, ठीक है, जो सत्ता में है, जिसके जिसके पास बहुमत विधायिका में भी है, मतलब लोकसभा में भी है, जिसके पास राज्यसभा में भी है, और लोकसभा और राज्यसभा में है। क्या कोई पार्टी चाहेगी कि वह हार जाए? नहीं हारेगी। अब वही पार्टी यदि नियम तय करेगी, ठीक है, वही पार्टी नियम तय करेगी चुनाव के, तो वो ऐसे नियम बनाएगी जिससे उसको फायदा हो, ठीक है। ये इस चीज से बचने के लिए संविधान में ही कुछ चीजें लिख दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करता है, संविधान पूरे देश का फेवर करता है, इसलिए संसद तय नहीं करती है। समझ में आया? क्योंकि संसद में उस समय जो पार्टी सत्ता में होगी वह कुछ ऐसे नियम बना लेगी कि जिससे उसको फायदा हो जाए। यह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखा है कि अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति
भारत का संविधान भी इन सही प्रश्नों का उत्तर देता है। कौन कौन से? 3 प्रश्न हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र होगा चुनाव, हर पार्टी को एक जैसे अधिकार होंगे, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, और चुनाव की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। ठीक, जो सही मायनों में लोकतांत्रिक होगी। अंतिम 2 प्रश्न लिखा है, पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य क्या है? मत देने के लिए योग्य कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तो यह क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अंतिम 2 प्रश्न के लिए का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है, कि जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण। कि मतदाता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? तो चुनने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, न्यायपूर्ण होगा, सबको बराबर का हक होगा। तो लिखा है, इस अध्याय में चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम। किन 2 पहलुओं पर? एक तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर, और दूसरा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व पर। पहला आपका ये पॉइंट हो गया, और दूसरा ये। इन्हीं 2 पर हम अध्याय में चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया? यह है, कुछ नहीं है खास, आपके काम का नहीं है। अब यहाँ से आपका भारत में चुनाव व्यवस्था। अब हम इसमें देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी तरीके हैं, संविधान क्या कहता है, क्या तरीके हैं, इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाभ लीजिए नागरिक शास्त्र का। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।